नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। वक्त हो गया चक रिव्यू का। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की 4 कहानियां जिन पर आपने वोटिंग की है। पहली कहानी महाराष्ट्र थी। बारामती के वोट बाजार में भोंदू बाबाओं की बाढ़ आ चुकी है। इन फर्जी और पाखंडी बाबा लोगों का सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। क्या ये उपचुनावों पर असर डालेगा? इस खबर पर 19% लोगों ने वोट दिए हैं। वो डिटेल में जानना चाहते हैं। दूसरी कहानी दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट की एक जज साहिबा से डर क्यों लग रहा है? क्यों वो उन्हें बदलवाना चाहते हैं? क्या न्याय पर भरोसा नहीं है? इस खबर को देखने के लिए 21% लोगों ने अपना वोट दिया है। और तीसरी कहानी पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कौन सी तिकड़ी भारी पड़ रही है? कौन है ये त्रिदेव जो ईरान के पालनहारा बने हुए हैं? इस खबर को 25% लोगों ने डिटेल में देखना चाहे। 7:28 पर पूरा अपडेट इस युद्ध से जुड़ा हुआ। और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनकर आई है वो है असम में वोट की नई टेंशन। क्या है विधानसभा चुनावों का मियां बीवी और पाकिस्तान कनेक्शन? इस खबर को 35% वोट मिले हैं और यही हमारी आज की सबसे बड़ी स्टोरी है। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले चुनावी जंग चरम पर पहुंच गई है। असम में मियां से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब बीवी पर आ गई है। वोटिंग से ठीक पहले वहां जो चल रहा है वो चुनाव प्रचार कम, एक पॉलिटिकल WWF का मैच ज्यादा नजर आ रहा है। इस बार WWF का मतलब थोड़ा सा अलग है। WWF यानी वाइफ वर्सेस वाइफ फाइट। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं? क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच। कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था। असम में 126 विधानसभा सीटों पर अब होने जा रहे चुनाव का प्रचार कल शाम को बंद हो जाएगा। या हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम फेस बनाकर बीजेपी हैट्रिक की कोशिश में लगी है, तो वहीं कांग्रेस 10 साल के सियासी वनवास से बाहर निकलने की जंग लड़ रही है। इस लड़ाई में पहले मियां मुद्दा बना, अब बीवी पर वार हो रहा है और इस वार पलटवार के हर राउंड में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इसकी शुरुआत कल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और गौरव गोगोई की तरफ से हुई और आज हेमंता बिस्वा शर्मा ने दोनों को जवाब दिया है। भुइयां शर्मा एसेट कलेक्टिव LLC नाम की कंपनी है। ये देखिए, हमने ऐसे वेबसाइट पे जाके वेरीफाई किया कि क्या ये कंपनी है। जी हां है, व्योमिंग में है। ये उसका एड्रेस है और उसमें कौन कौन मेंबर है वो आपके सामने है। मेंबर है रिनिकी भुइयां शर्मा नंबर 1, नंबर 2 रिनिकी भुइयां गैप शर्मा 2, तीसरे पे H रिंकी नंदी LLC। अब ये H कौन है? हेमंता। रिनिकी कौन है? हेमंता जी की धर्मपत्नी। और नंदी कौन है? नंदिल उनका बेटा है जिसका NANDI इन्होंने उसमें डाला। हमारा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। 10 टॉक्स हुए और आप लोगों को मालूम है, मैं फिर नाम भी बता देता हूं, 27 मार्च ओटोनो भुइयां ट्वीट किए थे कि ऐसा काम चल रहा है। इफ यू गो टू हिज ट्विटर ऑन 27 मार्च, उन्होंने 27 मार्च में ही ट्वीट कर दिया था कि कांग्रेस ये AI बनाने जा रहा है। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। ये जो
गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भूया शर्मा रिनिकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिनिकी भूया शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद लिया? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच, और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना। तो दोनों तरफ से दोनों की पत्नियों पर काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं। अब मामला समझ लीजिए। कांग्रेस के पवन खेड़ा की तरफ से कल हिमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए कि हिमंता की पत्नी रिंकी भूया शर्मा पर के पास यूएई, एंटीगुआ बरबुडा और मिस्र के पासपोर्ट मौजूद हैं। इसके साथ ही 52,000 करोड़ रुपए की अमेरिकी कंपनी की मालिक होने के आरोप भी लगाए। व्योमिंग आइलैंड में जिसका दफ्तर बताया गया, वोमिंग में, जो कि अब अमेरिका का एक स्टेट है। पलटवार करते हुए आज हिमंता बिस्व शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस ने फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए भ्रम फैलाने की चुनाव के पहले कोशिश की है। हिमंत बिस्व शर्मा ने यह भी दावा किया कि पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मटेरियल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने उनको पहुंचाया है। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान चैनल ने असम चुनाव के बारे में कम से कम 11 टॉक शोज किए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान में भी असम चुनावों की जमकर चर्चा है। यानी इस कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक असम में बना हुआ है। हालांकि आपको याद दिलाऊं, असम में इस WWF का पहला राउंड खुद सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने ही शुरू किया था। उन्होंने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोकसभा में उपनेता हैं गौरव गोगोई पर संगीन आरोप लगाए थे। गौरव असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई साहब के सुपुत्र हैं। गौरव गोगोई की पत्नी पर हिमंत बिस्व शर्मा ने तब पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप लगाया था। ये दावा किया था कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉल्बिन गोगोई का पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख से कनेक्शन रहा है। अली तौकीर शेख पर ISI कनेक्शन का आरोप भी लगा है। बस यहीं से इस WWF का चुनावी अखाड़ा सज गया, यानी वाइफ वर्सेस वाइफ फाइट। तब गौरव गोगोई और कांग्रेस ने इन आरोपों को बेबुनियाद और सियासी साजिश करार दिया था। इसे चुनावी डायवर्जन बताते हुए गौरव गोगोई ने तब यह कहा था कि हिमंता के दावे C ग्रेड सिनेमा से भी बदतर हैं। तो क्या कांग्रेस का नया आरोप टिट फॉर टैट है, जैसे कि तैसे वाला? हिमंता ने पहले गौरव की पत्नी पर पाकिस्तान लिंक को जोड़ा, जिसका पलटवार कांग्रेस ने हिमंता की पत्नी रिंकी पर पासपोर्ट वाले आरोप से जवाब दिया। अब हिमंता ने कांग्रेस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से लिंक कर दिया है। हिमंत शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा स्क्रिप्ट एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से उठाया गया है। यानी असम का सियासी घमासान अभी पत्नी, पासपोर्ट, पाकिस्तान और आरोपों के तूफान के इर्द गिर्द अब घूम रहा है। में 1000 झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर, सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इससे पहले कहाँ उन्होंने अवैध तरीके से ज़मीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए, तब तो कुछ बोल नहीं पाए। और इसी मामले में अब एक ताज़ा अपडेट आ रहा है, एक बड़ी खबर आ रही है। एक पासपोर्ट इजिप्ट का भी था, ये भी कांग्रेस ने कहा। अब इजिप्ट पासपोर्ट के मामले को लेकर सरकार की तरफ से बता रहे हैं सरकार के सूत्र की ये फेक पासपोर्ट है। ये पासपोर्ट किसी और के नाम पर है। इजिप्ट एम्बेसी जो कि दिल्ली में है, उसने हिमंता की पत्नी की तस्वीर और नाम को गलत तरीके से चिपकाया गया है। असम सीएम की पत्नी पर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने 3 देशों के पासपोर्ट उनके पास है, जिसमें एक इजिप्ट का भी है, यानी मिस्र का भी है। मिस्र की एम्बेसी ने सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन आरोपों को सरासर गलत करार दे दिया है। बीजेपी नेता रिंकी भूया शर्मा पर लगाए गए आरोपों को कांग्रेस की डिजिटल
हेरा फेरी अब बीजेपी ने इसको करार दिया है और इसे देश विरोधी ताकतों से साठगांठ जैसे आरोपों से जोड़ दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ साथ उनकी पत्नी रिनकी भुइया शर्मा ने खुद सामने आकर अब मोर्चा संभाला। पवन खेड़ा को जवाब देते हुए रिनकी भुइया शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में पहले ट्वीट किया। क्या लिखा पहले वो सुन लीजिए। आपकी सिर्फ तपस्या में ही नहीं, एआई जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई। मुझे उम्मीद थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बुनियादी सावधानी बरतेंगे, न कि मनगढ़ंत पासपोर्ट और दस्तावेजों की घटिया ढंग से बनाई गई तस्वीरें फैलाएंगे। अब मैं कानून को अपना काम करने दूंगी। वहीं गौरव गोगोई पर पलटवार करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगी और इन हास्यास्पद सवालों के जवाब खुद ही दे दूंगी। ये लीजिए, ना तो मेरा, ना मेरे बच्चों का, ना ही मेरे पति का दुबई या भारत के बाहर कहीं भी कोई व्यापारिक हित या संपत्ति है। अब आपकी बारी है। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी पत्नी का पाकिस्तान में कोई बैंक खाता है या कभी था? और क्या आप ये जानकारी सार्वजनिक करेंगे? यह भी दिलचस्प है कि 24 घंटे के भीतर ही आप मिस्र के पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा के अपने दावे से पीछे हटकर अब भारतीय पासपोर्ट की बात करने लगे हैं। यानी रिंकी ने भी पलटवार किया है गौरव गोगोई पर और पवन खेड़ा पर। यह लड़ाई अब कानून की जंग में बदल चुकी है। सीएम हेमंता की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। पलटवार में कांग्रेस ने ईडी के पास हेमंता के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए कि हेमंता के पास दुबई में अवैध प्रॉपर्टीज भी हैं। हेमंत बिस्व शर्मा पर पवन खेड़ा के लगाए आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी रिएक्शन आया है। राहुल गांधी चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इस मामले पर लिखा कि बिस्व शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री हैं। हेमंत शर्मा ने असम की जनता को धोखा दिया है और गुमराह किया है। इसका सबूत जनता के सामने है। असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी, सजा तय है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी असम के दौरे पर थे, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। असम के बरपेटा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को घंटों में झुका दिया, लेकिन कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान की धुन पर गाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी। तो एक तरफ पहले मियां मियां मतलब असमिया में जो लड़ाई चल रही, मियां वर्सेस असमिया की, वो मियां और बीवी वाली लड़ाई, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के नाम पर कांग्रेस पर अटैक। और इन सब के बीच असम की जनता जो हर साल बाढ़ से जूझती है, जो अपनी बुनियादी समस्याओं का समाधान चाहती है, वहीं सियासत अब पूरी तरह से पर्सनल इस चुनाव में दिखाई दे रही है। और पूरा देश इस असमिया WWF यानी वाइफ वर्सेस वाइफ फाइट को देखने पर इस वक्त मजबूर है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है चुनाव से जुड़ी हुई। मालदा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना एक सोची समझी साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन इस मामले में मूक दर्शक बना रहा। अदालत का कहना है कि लोग अचानक इकट्ठा नहीं हुए थे और उनको उकसाकर वहां लाया गया था। इस मामले की जांच उन्होंने NIA को सुप्रीम कोर्ट ने अब दे दी। साथ ही नाकामी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव और DGP को आज जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो कड़ी फटकार भी लगाई। आपको याद है मालदा में SIR के रिवीजन का काम चल रहा है, कंप्लेंट्स को एड्रेस करने का काम चल रहा है और ये आरोप लगाया कि भीड़ वहां इकट्ठी होकर इन जुडिशियल ऑफिसर्स को धमका रही थी। ये तस्वीरें देखिए आप, जब जुडिशियल ऑफिसर्स की टीम मालदा से निकली है उस सेंटर से, तो पीछे कुछ बाइक्स ने उनका पीछा कर उनको डराने की धमकाने की कोशिश भी की है। और अब बात आज की अगली कहानी की कर लेते हैं। बात अरविंद केजरीवाल की, जो आज दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी पैरवी खुद करने पहुंचे थे। अगले हफ्ते मंडे को 2:30 बजे केस लगा इसी को। मैं
अपने वाले में केस में मैं खुद आर्ग्यू करूंगा मंडे को 2:30 बजे। मुद्दई खुद मुंसिफ भी मुफीद हो तो फरियाद का मजा ही कुछ और होता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। इसीलिए एक्साइज पॉलिसी वाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद केजरीवाल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से केस ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं और खुद अपने मुकदमे की पैरवी भी करेंगे। इसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी दलील रखने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी थी। उनकी तरफ से आज कोर्ट में कोई वकील पेश नहीं हुआ। केजरीवाल ने खुद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने अपनी दलीलें रखने की इजाजत कोर्ट से मांगी। केजरीवाल की अपील पर कोर्ट ने क्या कहा यह आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह बता दें कि जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, सीबीआई की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल पर कोर्ट की अवमानना जैसे गंभीर आरोप जड़ दिए। जिस वक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव वहीं पर मौजूद थे। आगे बढ़ने से पहले उनकी छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। कि जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोरदार दलीलें देते हुए इस पूरे याचिका को जो है वो धता बताते हुए कहा कि ये पूरा जो ये मामला है ये संस्थाओं पर सीधे हमला है और अवमाननापूर्ण है और तमाम ऐसे लोग जो सिर्फ देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके अपने करियर को बनाना चाहते हैं वो लोग कोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट अपनी बात रखने का माध्यम है, ना कि ड्रामेबाजी करने का। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो इस मामले में अपने लीगल राइट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस पर सीबीआई की तरफ से विरोध करते हुए कहा कि अगर वो ऐसा चाहते हैं तो आने वाले समय में भी वो अपने वकीलों के जरिए अपना पक्ष न रखकर इस मामले में जब तक सुनवाई हो अपनी दलीलें खुद रखें। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोई इजाजत नहीं दी है। पहले इस मामले में सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगा और सोमवार को 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट यह तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को उन्हें अपनी बात खुद रखने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन यह बहस जरूर छुड़ी हुई है कि क्या कोई व्यक्ति किसी जज के खिलाफ रिक्यूजल का एप्लीकेशन लगाकर उन्हें हटाने की मांग कर सकता है। अब एक हफ्ते के बाद ही तय हो पाएगा कि केजरीवाल को अपनी दलीलें रखने की इजाजत मिलेगी या नहीं। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि वो देश के नागरिक हैं और हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। केजरीवाल की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जज बदलने की अर्जी को लेकर सीबीआई को नोटिस भी आज जारी करके जवाब मांगा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आज कोई भी वकील पेश नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी दलील खुद रखे। उन्होंने जो दरख्वास्त फाइल की थी रिक्यूजल की, उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को अलाउ किया जाए, इसको रिकॉर्ड पे लिया जाए और मुझे इन पर्सन अपीयर होने के लिए अलाउ किया जाए। जज साहिबा ने उनकी बात को सुना और उस एप्लीकेशन को हाथों हाथ जो फिजिकल कॉपीज थी उसको रिकॉर्ड पे लिया, रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि आप इसको जो है रिकॉर्ड पे ले और सीबीआई को भी इसका जवाब फाइल करने के लिए मौका दिया है और अगली तारीख जो है वो 13 तारीख की मुकर्रर की गई है। तो कितनी एप्लीकेशन? तो जिस जज के सामने अरविंद केजरीवाल पेश हो रहे हैं उन्हीं से कह रहे हैं कि आप इस मामले से अपने आप को अलग कर लीजिए। दरअसल ये पूरा केस केजरीवाल सरकार के दौरान आई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने हाईकोर्ट में अब चुनौती दे दी है। हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर केजरीवाल उनके केस को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से हटाने की या ट्रांसफर करने की मांग क्यों कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर अरविंद केजरीवाल को आखिर भरोसा क्यों नहीं है। आखिर केजरीवाल को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से न्याय की उम्मीद क्यों नहीं दिखाई देती, अब जान लीजिए। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 9 अप्रैल 2024 को जस्टिस स्वर्ण कांता ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें 1 जून तक के लिए जमानत दे दी थी। 20 जून 2024 को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को रेगुलर जमानत भी दे दी, लेकिन 25 जून को हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। यानी हाईकोर्ट में जमानत रद्द हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल रही थी। इन्हीं फैसलों का उदाहरण देकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि जस्टिस शर्मा के पिछले कई आदेशों में पूर्वाग्रह दिखाई दिया है। उनके दिए कई फैसले सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिए, इसीलिए उन्हें यानी केजरीवाल को इस बेंच से निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है।
अब केजरीवाल समेत 23 लोगों ने इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को केस से अलग करने की मांग की है, जिसे कानून की भाषा में रिक्यूजल कहा जाता है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी एक पत्र लिखकर मांग की कि इस मामले को जस्टिस शर्मा से किसी दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल करके मामले को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां केस अभी लंबित है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया और कुल 23 आरोपियों को आरोप मुक्त करार दे दिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि आरोपियों के खिलाफ प्राइमा फेसी केस ही नहीं बनता है, ऐसे में मुकदमा चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट के डिस्चार्ज ऑर्डर को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की पुनर्विचार याचिका पर जस्टिस शर्मा ने 9 मार्च को सुनवाई की। जस्टिस शर्मा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां पहली नजर में गलत थी। यही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की टिप्पणी थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की और उन पर की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों पर रोक भी लगा दी। सभी 23 लोगों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा और अगली सुनवाई 16 मार्च 26 को तय कर दी। इसके बाद 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों ने सीबीआई को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय और दिया, जिसके बाद आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा एकेडमिक रूप से बहुत मजबूत बैकग्राउंड वाली जज हैं। उन्होंने जिला अदालत से हाईकोर्ट का सफर कुछ सालों में तय कर लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की दौलत राम कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। इसके बाद 1991 में LLB की डिग्री हासिल की और सिर्फ 24 सालों की उम्र में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा 24 साल की जब वो थी तो वो मजिस्ट्रेट बन गई। इसके बाद 35 साल की उम्र में उन्हें सेशंस जज बना दिया गया। नवंबर 2019 में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लिए नियुक्त कर दी गई। मार्च 2022 को उन्होंने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कम स्पेशल जज सीबीआई के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्ज संभाला और इसके बाद 28 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति दिल्ली हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में हो गई। केजरीवाल लगातार इस केस को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से हटाने की मांग अब कर रहे हैं। इसके लिए वो कोर्ट में दलील देना चाहते हैं। केजरीवाल को कोर्ट में अपनी दलील रखने की इजाजत मिलेगी या नहीं, इस पर तो फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन केजरीवाल की मांग पर यह बहस जरूर छिड़ गई है कि क्या कोई किसी जज के खिलाफ रिक्यूजल की याचिका लगाकर उन्हें हटाने की मांग कर सकता है। हालांकि भारतीय न्याय व्यवस्था में रिक्यूजल की व्यवस्था जज पर निर्भर करती है। अगर जज खुद किसी मामले से हटना चाहे तो खुद कह सकता है कि भाई इस मामले की सुनवाई मैं नहीं करूंगा, ये वजह है, खुद हट सकता है, लेकिन कोई दूसरा उन पर दबाव नहीं बना सकता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में ये साफ किया है कि किसी भी पक्ष को बेंच हंटिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी अपनी मर्जी से अपनी पसंद के जज के पास जाए, उनका मामला ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि न्यायपालिका का सम्मान करते हुए केस को लड़ना चाहिए। केजरीवाल को अगर दलील पेश करने की इजाजत मिलती है तो उन्हें यह साबित करना होगा कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करती हैं तो वो निष्पक्ष नहीं करेंगी और न्याय को प्रभावित कर सकती हैं। मामला सब्जुडिस है तो मैं कुछ भी बाहर नहीं बोलना चाहूंगा इस मामले का। सर एजी साहब ने कहा कि अगर आप इस एप्लीकेशन पे खुद आर्ग्यू करेंगे तो आगे भी आपको खुद ही आर्ग्यू करना पड़ेगा। मामला सब्जुडिस है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। बात महाराष्ट्र के भोंदू बाबा की फर्जी फौज की। महाराष्ट्र में अशोक खरात नाम के फर्जी बाबा मामला भी शांत भी नहीं हुआ था, अब उस जैसे 2 और भोंदू बाबाओं के सनसनीखेज मामले सामने आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भोंदू का मतलब महाराष्ट्रियन में, मराठी भाषा में होता है पाखंडी, धूर्त, तो यहाँ पे इसीलिए भोंदू बाबा कहा गया इसको। अशोक खरात की तरह इन पर भी कई महिलाओं को काले जादू और झाड़ फूक के नाम पर धोखा देकर रेप करने के गंभीर आरोप हैं। इनमें से एक आरोपी का नाम है अब्दुल रशीद उर्फ बाबा जान,
जो पुलिस की हिरासत में आ चुका है, जबकि दूसरे का नाम है ऋषिकेश वैद्य है, जो खुद को शिव का अवतार बताता है। लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, फरार है। ये बाबा किस तरह महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि महाराष्ट्र में उपचुनाव के वोट बाजार में भोंदू बाबा अशोक खरात ने किस तरीके से हलचल मचा दी। अशोक खरात के मामले में अब ये बात भी सामने आ रही है कि उसके संपर्क में महाराष्ट्र के कई बड़े नेता थे जो फोन पर अशोक खरात से बातें किया करते थे। महाराष्ट्र की एक सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामनिया ने दावा किया कि उनके पास अशोक खरात की एक CDR फाइल यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड है। इसमें आरोप लगाया गया कि खरात और महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के बीच 17 बार फोन पर बातचीत हुई थी। अब इस मामले को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस CDR लीक होने की जांच करवाने की बात कर रहे हैं। दरअसल बारामती उपचुनाव को देखते हुए फडणवीस सरकार इस मामले में कोई ढील नहीं देना चाहती। बारामती में 23 अप्रैल को उपचुनाव है, जहां से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में, जो कि डिप्टी CM भी है। फडणवीस सरकार नहीं चाहती कि अशोक खरात के मामले का कोई भी असर इस चुनाव पर पड़े। महाराष्ट्र की राजनीति में अशोक खरात ने सभी की टेंशन बढ़ा दी है। बारामती उपचुनाव से पहले एनसीपी की बड़ी महिला नेता रूपाली चाकणकर का इस्तीफा और अब CDR में अशोक खरात और डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के बीच हुई बातचीत के आरोप। कांग्रेस उपचुनाव में इन्हीं मुद्दों को मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को घेरने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में लंबे समय से कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में साइडलाइन पर लगी हुई है, लेकिन अब पार्टी अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए नए मुद्दों की तलाश में है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के नेता ये उम्मीद जता रहे थे कि सुनेत्रा पवार के सामने कोई और उम्मीदवार नहीं होगा और वो निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगी। इस मामले में विरोधी दल महाआघाड़ी गठबंधन के शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी सुनेत्रा पवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने चुनावी मैदान में अपना कैंडिडेट उतारकर सबको चौंका दिया। कांग्रेस ने आकाश विश्वनाथ मोरे को बारामती से अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन सुनेत्रा पवार के सामने उनकी स्थिति कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि बारामती अजीत पवार का पुराना गढ़ है। उनके निधन से ये सीट खाली हुई है। वो लगातार बारामती से 8 बार विधायक रहे थे। इसके अलावा हवाई हादसे में अजीत पवार की मौत के बाद बारामती में उनके पक्ष में इमोशनल लहर भी मानी जा रही है। लेकिन ये सब जानते हुए भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार इस मैदान में उतार दिया। पार्टी को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उम्मीदवार ना दे, सुनेत्रा पवार जी को चुनकर लाए, अनौपच करे। महाराष्ट्र में कई पूर्व उदाहरण ऐसे है कि हमने अनौपच किया है। अगर कांग्रेस विड्रॉ नहीं करती तो आज तक के कांग्रेस के इतिहास में जितना बड़ा पराभव कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ, सबसे बड़ा पराभव बारामती में। सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे साहब के साथ फोन पर बातचीत की है, वहाँ हमारा उम्मीदवार नहीं है ना। अगर शरद पवार साहब का उम्मीदवार नहीं है मैदान में, तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहां दे दिया है। तो अभी आज से तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब सवाल है, कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार क्यों उतार दिया? पहली बात तो यह कि कांग्रेस को लगता है कि अगर वो उम्मीदवार नहीं देगी तो ऐसा लगेगा मानो महाराष्ट्र में विपक्ष है ही नहीं। दूसरी बात यह कि पिछले कुछ समय से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साए में कांग्रेस महाराष्ट्र की राजनीति में कमजोर होती दिखाई दे रही थी। ऐसे में अपने दम पर खड़ा होने की लड़ाई वो लड़ने की कोशिश कर रही है। और तीसरी बात है कि कांग्रेस उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है जिसमें अजीत पवार के विमान हादसे में हुई मौत को एक साजिश माना जा रहा है। खुद अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार बार बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। अब कांग्रेस के बारे में खबर आ रही है कि अगर सरकार अजीत पवार के विमान हादसे में निधन की जांच कराएगी तो कांग्रेस अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकती है। महाराष्ट्र पुलिस पहले ही अशोक खरात के मामले में बहुत प्रेशर में है, लेकिन अब उसके सामने अशोक खरात जैसे कई और फर्जी बाबाओं के खुलासे हो रहे हैं, जिसमें एक का नाम अब्दुल रशीद उर्फ बाबाजान है। इस पर आरोप है कि ये महाराष्ट्र के रायगढ़ में महिलाओं के साथ रेप और यौन शोषण करता था। तांत्रिक उपायों के नाम पर ये महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था और काले जादू का डर दिखाकर उनके साथ ज्यादती करता था। इसके खिलाफ मुंबई और रायगढ़ की कई महिलाओं को
रेप करने की शिकायत इन महिलाओं ने की है। पुलिस ने अब्दुल रशीद उर्फ बाबा जान को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। उन्होंने उसको बोला कि आपके ऊपर काला जादू है, उसके लिए कुछ धार्मिक कार्य करने पड़ेंगे, इसके लिए उसको बुलाते रहे, उनके बीच में बातचीत होती रही। और दिसंबर 2024 महीने में खालापुर में यहाँ एक जगह आकर उन्होंने धार्मिक कार्य करने के बहाने उसको बुलाया, उस पर प्रभाव डाला और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध प्रस्थापित किए। अब्दुल रशीद उर्फ बाबा जान को अरेस्ट करके सब उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके माननीय न्यायालय में उसका चार्जशीट यानी दोषारोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। और ये आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। पश्चिम एशिया की आग अब उस मुहाने पर पहुंच गई है जहां से दुनिया का नक्शा बदल सकता है। पिछले 38 दिनों से ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसी दो महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर ईरान लगातार लड़ रहा है। ट्रंप की पाषाण युग और नर्क वाली धमकियों और बार बार वार्निंग की परवाह किए बगैर मुस्तफा खामेनेई की लीडरशिप में ईरानी फोर्सेस न सिर्फ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, बल्कि इजराइल के दिल तेल अवीव से लेकर खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस को लगातार टारगेट पर ले रही हैं। सवाल है कि आखिर ईरान के पास इतना दम कहां से आ रहा है? तो आज चक्रव्यूह में हम उस तिकड़ी की ताकत को डिकोड करेंगे जिसके बूते ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कैसे तिकड़ी भारी पड़ गई है दिखाएंगे। पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर को देख लेते हैं। इजराइल ने IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादेमी को मार गिराया है। इजरायली वायुसेना के मुताबिक तेहरान में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया था। उधर ईरान ने मजीद खादेमी पर टारगेट अटैक को आतंकी हमला करार दे दिया है। खादेमी को ईरान के सबसे सीनियर और अनुभवी कमांडरों में माना जाता था। माजिद खादेमी दशकों तक इंटेलिजेंस और काउंटर जासूसी की भूमिकाओं में अव्वल भूमिका निभा रहे थे। ईरान पर एक और बड़े हमले की खबर इस वक्त आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अटैक किया है। ईरान के दक्षिणी बुशर प्रांत के असलुए के पेट्रोकेमिकल सेंटर पर यह हमला किया गया। ईरान के कुल पेट्रोकेमिकल उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा यहीं से आता है। बड़ा हमला इसको बताया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा है हमले की वजह से ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इजराइल ने पलटकर तेल अवीव पर जो हमले हुए अब ईरान पर हमले किए। और ये बात करते हैं कि आखिर कैसे ट्रंप तिकड़ी के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी जंग में ट्रंप के खिलाफ जो तिकड़ी बन रही है उसका एक सिरा सुदूर पूर्वी एशिया तक जाता है। फॉक्स न्यूज, जी हाँ, एक रेपुटेड चैनल फॉक्स न्यूज के खुलासे ने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। खबर है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ईरान को टोटल मिलिट्री पैकेज का ऑफर दे दिया है। ईरान की शहाब और इमाद मिसाइलें असल में नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी पर ही टिकी हैं। रिपोर्ट कहती है कि किम जोंग उन अब ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी और ऐसी मिसाइलें दे रहा है जो सीधे इजराइल को नक्शे से मिटाने की ताकत रखती हैं। यानी इस जंग में किम जोंग उन की भी एंट्री अब दिखाई दे रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि कहां नॉर्थ कोरिया और कहां पर ईरान, दोनों के बीच इतना बड़ा फासला है। भला किम जोंग के हथियारों का जखीरा प्योंगयांग से तेहरान तक ट्रांसफर कैसे हो सकता है, कैसे पहुंच सकता है? तो आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया जमीन के जरिए रूस से जुड़ा हुआ है, यानी माल सीधे ट्रक या ट्रेन से रूस से पहुंच सकता है। लेकिन रूस से इस सामानों की सप्लाई ईरान तक कैसे होती होगी, इसके लिए आपको एक मैप दिखाता हूं मैं। पश्चिम एशिया के नक्शे पर आपको गौर करना होगा।
ये देखिए, ये पश्चिम एशिया का नक्शा है, ये बीच में कैस्पियन सी है। इस नक्शे पर जब आप गौर करेंगे तो कैस्पियन सी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी झील के तौर पर इसको माना जाता है। ये झील जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे कई बड़े देशों के क्षेत्रफल से भी बड़ी है। इसकी विशालता के कारण इसे सागर कहा जाता है, समंदर कहा जाता है। हालांकि जियोग्राफी यानी भूगोल के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। झील इसलिए क्योंकि चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है और बीच में ये पानी का इलाका है। कैस्पियन सागर, इसके आसपास 5 देश हैं। ये देखिए आप, ईरान इसके दक्षिण में है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और रशिया, ये देश इसके आसपास हैं। इन 5 देशों के बीच में ये लैंडलॉक के तौर पर कैस्पियन सी है। मतलब ये कि पानी का ये वो इलाका है जहां इन 5 देशों के अलावा किसी का भी युद्धपोत नहीं पहुंच सकता। केवल इन 5 देशों की एंट्री यहां हो सकती है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस, जिसकी सीमा इससे लगती है। इस इलाके में अमेरिका, इजराइल के युद्धपोत पहुंच ही नहीं सकते हैं क्योंकि लैंडलॉक्ड है। कैसे पहुंचेंगे वहां तक? कैस्पियन सागर के नॉर्थ में रूस है और साउथ में ईरान है। ये देखिए, रूस और ईरान, पुतिन और खामेनेई, जो आपस में आज की तारीख में बहुत गहरे दोस्त हैं। और यही पानी का रूट रूस और ईरान के लिए आर्म सप्लाई का भी एक हाईवे बना हुआ है, एक रूट बना हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि जब दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर होती हैं तब रूस के एस्ट्राखान पोर्ट से जहाज चलते हैं। एस्ट्राखान पोर्ट ये है और ये ईरान का पोर्ट है, बंदर अजाली पोर्ट। यहाँ से सामान की सप्लाई ईरान में आसानी से होती रहती है। आपको याद होगा जब हमले चल रहे थे तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान मार्च के महीने में इजराइल ने ईरान के इस पोर्ट पर हमला करके इसको नष्ट करने की कोशिश भी की थी। अब कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं यहाँ रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स और घातक ड्रोन्स की शिपमेंट उस वक्त पहुंची थी। एशिया में जारी जंग का कैस्पियन सागर से कनेक्शन पर क्या कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, उनको भी आइए सुन लेते हैं। तो 2018 के कैस्पियन कन्वेंशन में साफ सिद्धांत रखा गया है कि नॉन लिटोरल आर्म्ड फोर्सेस की प्रेजेंस यहां नहीं होगी, यानी अमेरिका युद्धपोत वहां नहीं आ सकता है निगरानी के लिए, इंटरडिक्शन के लिए, और कनेक्टेड भी नहीं है। इसलिए कैस्पियन रूस और ईरान दोनों के लिए कंपैरेटिवली सेफर लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बन जाता है। और वॉरजोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दे दिया। कहा अगर अमेरिका इजराइल ने और तनाव बढ़ाया तो पूरा इलाका नर्क बना दिया जाएगा। IRGC के प्रवक्ता ने दावा किया कि हमले की 95वीं लहर में इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिका के बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर इस वक्त की है, एक तरफ इजराइल पर ईरान के हमले थम नहीं रहे तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को लेकर अपनी डेडलाइन में बार बार बढ़ाते जा रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहले 5 दिन और फिर 10 दिन और अब रविवार यानी कल 48 घंटे का एक और फाइनल अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहो। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप कभी भी टाइमलाइन और भी बढ़ा सकते हैं। एक बड़ी खबर एक और है व्हाइट हाउस से। करीब 3 घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ट्रंप करने वाले हैं। ईरान से अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू की डिटेल जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जा सकती है, जिस तरीके से अमेरिकी सेना ने उसको बाहर निकाला है। दावा तो यह किया जा रहा है कि ट्रंप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान की धरती से अमेरिकी एयरबेन के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक डिटेल देंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप एक बार फिर ईरान को होर्मुज खोलने के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक की डेडलाइन को क्या बढ़ाएंगे? यह सवाल स्वाभाविक भी है क्योंकि पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर ट्रंप एक तरीके से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को S-400 सिस्टम, इंटेलिजेंस और कैस्पियन रूट मुहैया करा रही है। दावा तो यह भी है कि इस कैस्पियन रूट से घायल मुस्तफा खामेनेई का ईरान से रेस्क्यू भी किया गया था। तो वहीं चीन ईरान को सैटेलाइट डेटा, आर्थिक मदद के साथ साथ डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी इसी रास्ते से, जो भी आदान प्रदान होता है इंफॉर्मेशन का, जो खासकर हार्ट सरफेस पे जानी है, वो इसी के जरिए दिए जाते हैं। रही सही कसर नॉर्थ कोरिया पूरा कर रहा है। वो फॉक्स न्यूज के मुताबिक किम जोंग अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दे रहा है। जाहिर है पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग की ये तिकड़ी ईरान को एक ऐसी ढाल दे रही है जिसे भेजना ट्रंप के लिए
लगातार सरदर्द बना हुआ और ये बहुत बड़ी वजह है कि ईरान इस लड़ाई को करीब 38-39 दिनों से लगातार खींचे हुए है। ट्रंप बातचीत का रास्ता ढूंढने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि खामेनेई के साथ अब किम जोंग उन, शी जिनपिंग और पुतिन की जोड़ी दिखाई दे रही है। इस बीच आपको एक और अपडेट दे दूं कि बीती रात ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर जोरदार हमले किए। मिसाइल हमलों में तेल अवीव, जो कि कैपिटल है, राजधानी है, वहां से लेकर हाइफा तक क्या माहौल है, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर हाइफा जल रहा है। ईरान के मिसाइलों ने यहां के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को अपना निशाना बनाया। हमला इतना सटीक और भीषण था कि मिसाइल इमारत के निचले हिस्से को फाड़ते हुए अंदर जा घुसी। नतीजा, ऊपर के तमाम फ्लैट्स ताश के पत्तों की तरह ढह गए। रेस्क्यू टीमें पिछले 15 घंटों से मलबे का सीना चीर रही हैं। अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन 2 लोग अब भी लापता हैं। आशंका है कि वो उसी मलबे के नीचे दबे हैं जहां कंक्रीट के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। हाइफा पोर्ट इजराइल का सबसे बड़ा और व्यस्त समुद्री मार्ग है। इजराइल के कुल कंटेनर कार्गो का लगभग आधा हिस्सा यहीं से गुजरता है। हाइफा को इजराइल का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। हाइफा का बहाई गार्डन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बड़ी खबर एक और आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब इटली से भी बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर है, नेटो पर दबाव वाले रुख के खिलाफ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि इस फैसले में इटली का राष्ट्रहित सबसे ऊपर रहेगा। ट्रंप की मांग से इटली सहमत नहीं है। मेलोनी ने बिल्कुल साफ कर दिया, दरअसल ट्रंप इन दिनों नेटो देशों पर ज्यादा डिफेंस खर्च नहीं करने और अमेरिका पर निर्भर रहने का आरोप लगाते रहे। इस बार ट्रंप ने नेटो से हटने या सख्त शर्तें लगाने की बात की और इटली इसी नेटो का अहम सहयोगी है। और चक्रव्यूह में बात पब्लिक व्यू की कर लेते हैं, आपके सेंटिमेंट्स की। विशाल कृष्ण पाठक ट्रंप के बारे में क्या लिखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियां बता रही हैं कि शांति दूत के वेश में एक क्रिमिनल बंदा छुपा हुआ था। मैं चाहता हूं कि भारत रोकने की भूमिका में नजर आए, ना कि आतंकिस्तान दिखाई दे। एक और पब्लिक व्यू जो कि केजरीवाल वाली स्टोरी पे राघव कृष्ण लिखते हैं कि केजरीवाल अब अपनी वकालत खुद करेंगे। राजनीति बदलने आए केजरीवाल ने कभी खुद भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि एक दिन कोर्ट में वो अपना बचाव कर रहे होंगे। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। आपसे कल शाम मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।